इस हिंदी सप्ताह के अंत में मंच पर आसीन प्राचार्य प्रोफेसर सुरेश रावल जी, इस कार्यक्रम को संचालित करने वाली, अंतिम रूप देने वाली प्रोफेसर सुनीता शर्मा जी, उनके साथ प्रोफेसर अनीता, बाहर से आए विद्वान साथी प्रोफेसर अनुपमा, प्रोफेसर अंजू, प्रोफेसर सीमा और मेरे बहुत सारे विद्वान साथी जिनके संभवतः मैं नाम नहीं जानता हूं, वो इस संगोष्ठी में यहाँ पर मौजूद हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से जुड़े हुए तमाम साथियों, ये केवल हिंदी का मसला कोई हिंदी वालों का नहीं है। हिंदी पूरी की पूरी एक जाति है, पूरा का पूरा एक समाज है, पूरा का पूरा एक राष्ट्र है। तो ये कोई इतना सहज और सरल प्रश्न नहीं है। भाषा का सबसे टेढ़ा सवाल है, ये समझिएगा। और इस सवाल को जब तक हल नहीं किया जाएगा तब तक देश सही मायने में विकसित नहीं हो सकता, विकासशील नहीं हो सकता, तकनीकीकृत हो सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी कर लेता है। टेक्नोलॉजी तो एक प्रैक्टिस का काम है। आप देखेंगे कि ट्रैक्टर जो है एक अनपढ़ किसान चलाता है और कभी कभी उसको ठीक भी कर देता है अपने घर में, ठीक। लेकिन ट्रैक्टर चलाना कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है, ट्रैक्टर बनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। वो आइडिया जो बनाने का आता है वो किस में आता है? आपकी अपनी भाषा में आता है। उसको आप क्या करते हो? मूर्त रूप देते हो। तो उस ट्रैक्टर को जब बनाते हैं और इसको बोलते हैं कि औद्योगिक क्रांति केवल कहाँ पे होती हैं? जहाँ पर आइडिया विकसित होते हैं। और दूसरे देशों में क्या होते हैं? औद्योगिक गतिविधियाँ होती हैं। भारत में औद्योगिक गतिविधि हैं, औद्योगिक क्रांति नहीं है। औद्योगिक क्रांति क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि अभी तक हम अपने बच्चों के लिए शिक्षा का जो माध्यम है अपनी भाषाएं नहीं कर पाए हैं। और ये कोई भारत का सवाल नहीं है, पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो कई बार कहा कि जितनी दूर तक हो मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, कि यदि बच्चे को पहली भाषा अच्छी आती है तो दूसरी भाषा को भी अच्छी समझेगा, दूसरी आती है तो तीसरी को समझेगा, तीसरी आती है तो चौथी को समझेगा, और यदि उसको पहली नहीं आती तो दूसरी भी नहीं समझ सकता। और कभी कभी कहा जाता है उत्तर भारत के लोगों के लिए कि ना इनको पहली भाषा का पता है, ना इनको दूसरी भाषा का पता है, ना इनको हिंदी आती है, ना इनको अंग्रेज़ी आती है। उसका मूल कारण यही है। और कितने सारे शोध पूरी दुनिया में हुए कि फिनिश के बच्चे जो स्वीडन में जाते हैं, उनके 2 ग्रुप का अध्ययन किया गया। जो बच्चे फिनिश में मातृभाषा में अपनी शिक्षा शुरू करते हैं वो स्वीडन भी अच्छे ढंग से सीखते हैं। जो सीधे स्वीडन में शुरू करते हैं, ना उनको स्वीडन अच्छी तरह से आती है, ना वो फिनिश में अपनी बात को रख पाते हैं। ये नहीं है कि केवल कोई भारत की स्थिति है, पूरी दुनिया के अंदर बार बार ये बात बहुत ऊंचे स्वरों में, चाहे वो चिंतक हों, बुद्धिजीवी हों, मनोवैज्ञानिक हों, उन्होंने कई बार रेखांकित की है कि केवल और केवल जब तक भाषा का माध्यम आपकी अपनी भाषाएं नहीं होंगी तब तक आप वहाँ पर ज्ञान विज्ञान की स्थिति बेहतर नहीं हो सकती। तमिल वाले बच्चे के लिए तमिल भाषा सबसे प्रमुख है, हिंदी नहीं है। यदि उसको तमिल अच्छी आएगी तो इसको हिंदी भी आएगी। केरल वाले बच्चे के लिए कन्नड़ प्रमुख है, हिंदी नहीं है। यदि उसको कन्नड़ आएगी तो हिंदी भी आएगी। इस तरह से तो साथियों, ये जो स्थिति है अभी तक, लेकिन इस बात पर पूरी तरह से गौर नहीं किया गया है, पूरी तरह से इस बात को समझा नहीं गया है। और इसके परिणाम क्या आते हैं ये मैं तुम्हें बता दूं एक बार। न्वेंगो वा थुएंगो एक बहुत बड़े भाषा शास्त्री हैं अफ्रीका के। एक उनकी किताब है औपन्यासिक दास्ता से मुक्ति, और उन्होंने इसमें क्या जिक्र किया कि जब लिखित बिंब और मौखिक बिंबों में अंतर होता है तो उन बच्चों का दिमाग 2 रूपों में बंट जाता है। और ये लिखित बिंब और मौखिक बिंब क्या है? मौखिक बिंब बनते हैं आपके घर में बातचीत करते हुए, जब माँ बाप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, वो बच्चा जो है दूसरे बच्चों से खेल खेल में बात कर रहे हैं, ठीक। और लिखित बिंब बनते हैं आपकी कक्षा में, जब वो ब्लैक बोर्ड पर कोई टीचर आपको समझा रहा है, कोई अध्यापक आपको कोई बात बता रहा है। इसमें अंतर कैसे आता है? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। घर में आपके बात चलती है गंगा जमुना सरस्वती की, और
स्कूल में आपको बात चलती है टेम्स और नील नदी की। जब टेम्स और नील नदी की आप बात चलती है तो आपको केवल ये याद रहता है कि नील दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और टेम्स जो नदी है वो इंग्लैंड में स्थित है। इससे ज़्यादा कुछ आपके साथ जुड़ते नहीं हैं। और जब गंगा जमुना की बात आपके घर में चलती है तो गंगा जमुना संस्कृति की बात होती है। गंगा हो सकता है आपके गांव का कोई व्यक्ति हो, उसकी बात होती है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, इसकी बात होती है। गंगा हो सकता है किसी फिल्म की बहुत बेहतरीन हीरोइन रही हो, उसकी बात होती है। गंगा में आप फूल डाल करके आते हैं, उसकी बात होती है। गंगा का पानी पवित्र है, इसकी बात होती है। कितनी सारी बातें आपके दिमाग में चलनी शुरू हो गई, कितनी संकल्पनाएं बननी शुरू हो गई, कितने भाव बनने शुरू हो गए। यानी जो भौतिक जगत आपको दिखाई देता है, उस भौतिक जगत से आपका जुड़ाव कैसे होता है। यदि जुड़ाव नहीं हुआ तो कोई आइडिया पैदा ही नहीं कर सकते आप। और जब लिखित बिंबों पर जोर होता है, बच्चा केवल क्या करता है, चीज़ों को रटता है, वो तोता रटंत बनता है, वो 99 उसके आते हैं। लेकिन उस देश में कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं होते, अनुवादक पैदा होते। उस देश में कोई चिंतक बुद्धिजीवी नहीं पैदा होते। हाँ, बहुत अच्छे इंजीनियर पैदा हो सकते हैं। ये मैंने फिर कहा था, तकनीक का मामला केवल प्रैक्टिस का है। जो समाज बदलता है वो किससे बदलता है, वैज्ञानिक चेतना से बदलता है, तकनीक से नहीं बदलता। तकनीकी रूप से जो ईरान है वो भारत से बहुत आगे है, तकनीकी रूप से और बहुत पहले से आगे है। लेकिन सामाजिक दृष्टि से ईरान जो है भारत से बहुत पीछे है। वहाँ पर महिलाओं की स्थिति आप देखिए, ईरान में पिछले दिन तो फुटबॉल मैच देखने की भी अनुमति उनको नहीं थी। क्यों नहीं है? क्योंकि वैज्ञानिक चेतना का अभाव है, तकनीक का नहीं। कोई देश यदि समझे कि कई बार हम बोलते हैं कि भारत के जो इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, भारत में बहुत बड़ी मांग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मांग है, ठीक बात है। लेकिन आप ये देखो, जो आइडिया जिस देश ने बनाया है वो ज़्यादा बड़ा है। हम तो उस आइडिया पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस आइडिया पर अपना अपना अभ्यास कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये जो स्थितियाँ बनती हैं कि जब तोतातंत्र पैदा होते हैं, अनुवादक वहाँ पर पैदा होते हैं, चिंतक और बुद्धिजीवी पैदा नहीं होते। और ये स्थिति कोई एक जगह पर नहीं है, कोई एक जगह हो, आप नज़र मारेंगे तो असंख्य जगह पर ये चीज़ें मिलेंगी। एक बार कपिल देव ने बड़े दुख के साथ अपनी बात रखी। जब कपिल देव को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया, और आप ये देखिए कपिल देव वो व्यक्ति है जिसकी लीडरशिप में पहली बार हमने क्या लिया, विश्व कप जीता, पहली बार जीता हमने। उसका जब इंटरव्यू हुआ तो उससे पूछा कि आपको अंग्रेज़ी आती है, और उसने बड़ी पीड़ा के साथ कहा कि मैंने बॉलिंग करनी है या अंग्रेज़ी सीखनी है, मेरा हुनर कहाँ है। आपका सारा हुनर कहाँ चला जाता है, आपकी भाषा में आ जाता है। ये जो अंग्रेज़ी की जो मानसिकता है, मेरा विरोध अंग्रेज़ी से नहीं है। आप ये समझिए कि भारत के जितने भी 1857 का जो आंदोलन से लेकर के 1947 तक के जितने भी दिग्गज हैं हमारे, जितने भी राजनेता हैं, जितने भी हमारे चिंतक हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं, चाहे आप प्रेमचंद की बात करें, आप रेणु की बात करें, आप अज्ञेय की बात करें, आप प्रसाद की बात करें, मैथिली शरण गुप्त की बात करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें, भारतेंदु की, प्रताप नारायण मिश्र की, ठीक, उसके बाद आप भगत सिंह की बात करें, दादा भाई नौरोजी की बात करें, ठीक, तिलक की बात करें, आप किसी गांधी की बात करें, नेहरू की बात करें, इन सब को अंग्रेजी आती थी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इनको अंग्रेजी ना आती हो। प्रेमचंद के तो कई उपन्यासों की जो भूमिका अंग्रेजी में लिखी, उन्होंने पहले रफ ड्राफ्ट उसका तैयार किया। भाषा से कोई प्रेज नहीं है, आप कितनी भी भाषाएं सीखिए, वो आपका कौशल है, लेकिन अपनी मातृभाषा का वो स्थान नहीं ले सकती, अतिरिक्त हो सकती हैं। जैसे माँ का स्थान नहीं ले सकता कोई, मौसी अतिरिक्त है, माँ नहीं है वो। आप बाप को बदल सकते हो लेकिन माँ को नहीं बदल सकते। तो इस तरह से कि जिस भी देश ने बदलने की कोशिश की वो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत पिछड़ गया, और यही स्थिति किसकी रही, भारत की भी रही। भारत भी लगातार क्या है, यदि 17% पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, लेकिन ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारी भागीदारी कितनी है, 2% भी नहीं है। कितने नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, और आप ये एक और देखिए कि नोबेल पुरस्कार आखिर निकल कहाँ से रहे हैं,
अमर्त्य सेन कहाँ से हैं, अभिजीत बनर्जी कहाँ से हैं, सत्यजीत राय कहाँ से हैं, सीवी रमन कहाँ से हैं, टैगोर कहाँ से हैं? सब पश्चिम बंगाल से निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि बांग्ला में क्या दी जाती है आपको, मातृभाषा में पहली शिक्षा वहाँ से शुरू होती है। आखिर उत्तर भारत से क्यों नहीं निकल रहे? इंजीनियर बहुत निकल रहे हैं। आप देखिए, इंजीनियर में तो कोई सानी नहीं है पूरे देश में। कि अमर्त्य सेन ने एक बार कहा था, अमर्त्य सेन वो हैं जिसके नाना क्षितिज मोहन थे, और क्षितिज मोहन वो हैं जो टैगोर के साथ शांति निकेतन में पढ़ाया करते थे। उन्होंने कहा था पुरस्कार लेने के बाद कि यदि मेरी बांग्ला में पढ़ाई नहीं होती तो आज मुझे ये पुरस्कार नहीं मिलना था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। जब तक इस कारण को समझा नहीं जाएगा, जब तक इस पर अच्छी तरह से गौर नहीं फरमाया जाएगा, तब तक ये देश जो है कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिसको आगे बढ़ना कहते हैं। ये नहीं होता कि कुछ एक क्षेत्रों में आप आगे बढ़ जाएं, कुछ एक क्षेत्रों में तो कई बार कोई भी आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ना होता है जब सबको क्या मिले, शिक्षा का अधिकार मिल जाए, सबको रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए, सब के सामने समान अवसर हों आगे बढ़ने के, वो आगे बढ़ना है। लेकिन ये स्थितियां अभी तक क्या हैं, बन नहीं पाई हैं। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो साम्राज्यवाद है, जब तक अपना जो निकटतम इतिहास है वो कौन सा है, ये भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। यदि आप इसको यदि किसी विद्यार्थी ने या किसी व्यक्ति ने नहीं समझा तो वो भारत को नहीं समझ सकता। आप बिना परंपरा के अपने भारत को नहीं समझ सकते। कि परंपरा और आधुनिकता में इस प्रकार का संबंध है। देखिए, आधुनिकता क्या है, आगे वाला कदम है, और परंपरा क्या, पीछे वाला कदम है। और फिर जब आप चलते हैं तो पीछे वाला कदम फिर आगे आ जाता है, और आगे वाला कदम पीछे चला जाता है। ये परंपरा और आधुनिकता है। आप बिना परंपरा के अपनी आधुनिकता को समझ ही नहीं सकते। और परंपरा से अभिप्राय ये नहीं होता कि जो कुछ इतिहास में चला रहा है उसको ज्यों का त्यों आप स्वीकार करें, नहीं। उसमें जो आपके लिए उपयोगी है उसको आप स्वीकार कीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। यदि आपके पास वो विवेक बोध नहीं है, उन चीज़ों का विश्लेषण करने की शक्ति यदि हमारे नौजवानों में या पूरे भारतवासियों में नहीं है, तब तक क्या करेंगे, वो अंधा अनुसरण करेंगे, वो फिर एक बार गिरने पड़ेंगे। कि आप पूरी तरह से अतीत को नहीं अपना सकते, और ज़रूर नहीं है कि वर्तमान की भी सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हों। इनका भी समय के साथ साथ क्या होता है, विश्लेषण होता है, और मानवीय इतिहास इसी तरह से क्या करता है, आगे बढ़ता हुआ चलता है, आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो अपने जब तक हम किसको नहीं समझेंगे, अपने 1857 के से लेकर के 1947 तक का जो समय है, और आप देखिए कि हमने किस भाषा में लड़ाई लड़ी है। सबसे जो ज़्यादा लड़ाई है वो हिंदी प्रदेशों में लड़ी गई, और वो किस भाषा में आपने लड़ी। और ताज्जुब ये हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ, जिनके खिलाफ लड़ी थी वही क्या हो गए, सम्माननीय हो गए। ठीक है ना, कि जो अंग्रेज़ी मानसिकता है वो क्या बन गई है, स्टेटस सिंबल बन गई है। अब एक बार ये जो कॉमेडियन है कपिल शर्मा, उसने एक स्मार्टफोन में बड़ी शानदार बात की कि हमारे देश में हर कोई अंग्रेजी पंथी झाड़ रहा है। मानो कि अंग्रेजी पंथी ही क्या है, सारी चीज़ों की सफलता की कुंजी है। कि आप अपनी भाषा में बोलिए, शान से बोलिए, अंग्रेजी को दीवार मत बनाइए, आप सीखिए। कोई नहीं कहता, कोई मना नहीं करता सीखने के लिए, लेकिन सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपनी भाषा को सीखिए। क्यों? क्योंकि आपकी भाषा का संबंध किससे है, आपके भूगोल से है, और भूगोल को नहीं बदल सकता कोई। भूगोल का कितना असर है मैं आपको बताऊं कि जब यूरोप में बरसात होती है तो आपने कविता पढ़ी होगी बचपन में, रेन रेन गो अवे, पढ़ी ना, बरसात आ गई घर भाग लो। क्यों भाग लो? क्योंकि मौसम क्या है, पहले ही ठंडा है, और वो बरसात क्या कर देगी, आपको नुकसान पहुंचाएगी। और अपने यहाँ जब बरसात आती है क्या है, बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया बरगे फाके से।
फाके से मरना, भूख से मर गई है, अन्न नहीं पैदा हुआ है, फसल आपकी, जीवन आपका बरसात से जुड़ा हुआ है। बरखा सुहानी आई रे, कितने गीत आपके बरसात पे होंगे, जहाँ बरसात आपके लिए क्या है, सुखदायक है, आपकी ज़िंदगी है। ये है भूगोल का अंतर, और ये भूगोल का अंतर है जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। और जब आप दूसरी भाषा को अपनाते हैं, भाषा नहीं अपनाते आप, भाषा को, अंग्रेजी का कोई कसूर नहीं है, कोई ये सोचे कि अंग्रेजी का कसूर है, उसकी संस्कृति को भी अपनाते हैं, और वो संस्कृति कितनी पीड़ाएं देती हैं। एक उदाहरण मैं आपको दूं, गन्नौर में एक बार एक मैडम अपने बच्चों को प्रैक्टिस करा रही थी किसी फंक्शन की, और प्रैक्टिस कराते कराते ये पता चला अगले दिन कुछ बच्चे नहीं आए प्रैक्टिस में। ठीक, वो लड़कियां थी, छोटी छोटी लड़कियां थी। अब उसने कारण जानने की कोशिश की कि बेटा तुम क्यों नहीं आ रहे। अब उन बच्चों ने रोते रोते बताया, देखिए कोई 7 साल का बच्चा है, कोई 8 का है, कोई 6 का है, आप इस बात को समझिए ज़रा। क्या बताया रोते रोते, मैडम हमारी कलाई गोरी नहीं है। वो गाना था ना, चिट्टियाँ कलाइयाँ भी, है ना, वो पीड़ा टैबू देख उस बच्चे के अंदर कैसे बन रहा है। गोरा रंग भारत का नहीं है, भारत का भूगोल गोरा रंग नहीं पैदा करता ज़्यादा, समझ गए ना। कि यहाँ तो आप ये देखें कि आपके दो बड़े देवता हैं, 2 क्या 3, शिव का रंग भी इस प्रकार का है, श्री कृष्ण का भी इस प्रकार का है, और राम का भी इस प्रकार का है, राधा का भी इस प्रकार का है। ये तो मैथोलॉजी की बात कर रहे हैं। यदि हम विज्ञान की बात करें तो जहाँ किरणें पड़ती हैं, सीधी पड़ती है और कुछ तिरछी पड़ती है, वहाँ पे रंग क्या होता है, कुछ कुछ सांवला होता है। बहुत ज़्यादा सीधी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा सांवला हो जाता है। ठीक, इस रंग के कारण कितने सारे बच्चे हैं जो अपनी त्वचा के साथ अत्याचार करते हैं। पूरा देश, लड़का हो या लड़की, गोरा रंग प्राप्त करने की फिराक में है, और उसके लिए वो कितने प्रकार के प्रयोगों से गुजरता है, कितनी पीड़ाओं से गुजरता है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और कितनी प्रकार का फेक मार्केट खड़ा हो गया है। हर रोज़ जहाँ वो क्या करता है, उसको प्राप्त करने के लिए कई बार पैसे मिलते हैं, नहीं पैसे मिलते हैं तो झूठ बोलता है। ठीक, उसके लिए अपने शरीर के ऊपर कितने प्रकार के वो प्रयोग करवाता है। ये इसको बोलते हैं, जब आपके संस्कृति के क्षेत्र में घुसपैठ यदि हो जाए, फिर क्या हो जाता है, आप उन लोगों के पीछे पीछे चलते हो ऑटोमेटिकली। शरीर पे नियंत्रण करना तो बड़ा आसान काम है, किसी को गुलाम बनाना तो उसमें तो क्या होगा, गुलाम व्यक्ति समझ जाता है कि ये मेरा दुश्मन है। जैसे 1857 में से लेकर के हम समझ गए भाई अंग्रेज़ों ने हमारा क्या किया, हमारे देश के ऊपर कब्जा कर लिया, इसे मुक्त कराना है। ये तो बहुत आसान बात है, लोग बाग खड़े हो जाते हैं और एक दिन वो अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यदि कोई आपके मन में ही बैठ गया हो, आपका दिमाग ही काबू कर लिया हो, फिर क्या करोगे आप? फिर तो आपको ये भी नहीं पता कि आपने लड़ना किससे है, क्योंकि जो शत्रु है वो सोमा आपके दिल में रहता है, आपके दिमाग में रहता है। तो यही कहते हैं कि भाषा और संस्कृति की जो लड़ाई है, ये सबसे बड़ी लड़ाई है, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। वारेन हेस्टिंग्स का सांड एक उदय प्रकाश की कहानी है, उसको पढ़ लेना कभी आपको मौका मिले तो वो अंग्रेज़ क्या सोच रहे हैं कि यदि तुम भारतवासियों पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप इनकी स्मृतियों को मार दें, इनकी मेमोरीज मार दें, ठीक है ना, इनकी कहानियों को ख़त्म कर दें। कोई भी देश किसके माध्यम से आगे बढ़ता है? अपने साहित्य और कलाओं के माध्यम से आगे बढ़ता है, क्योंकि उसमें उसकी कहानियाँ हैं। आपको पता ही ना हो कि कृष्ण का रंग कैसा है, फिर आपको गोरा रंग के आप चाहे कितने प्रोडक्ट बेचें आपके लिए। तो किसको मारना पड़ता है? उसकी कहानियों को मार दें आप। और ये काम किसने किया? ये काम किया साम्राज्यवादियों ने, अंग्रेज़ों ने। और ये काम कोई रुका नहीं है, ये बदस्तूर जारी है। इसका एक और इस बात को पुष्ट करने के लिए एक उदाहरण और मैं आपको दूं। भारत के बहुत सारे लोग मॉरिशस गए, फिजी गए, त्रिनाड गए, अपने आप नहीं गए, अंग्रेज़ लेकर गए, क्योंकि उन द्वीपों के ऊपर उन्होंने क्या करना था? गन्ने की खेती करवानी थी। ठीक, वो लोग वहाँ पर गए, वो अपने साथ क्या लेकर के गए?
तुलसी को लेकर के गए, कबीर को लेकर के गए, मीरा को लेकर के गए, प्रेमचंद को लेकर के गए। ये क्या उनको खाने के लिए दे रहे थे कुछ? कबीर तो खाने के लिए नहीं दे सकता, ना तुलसी दे सकता। लेकिन आदमी केवल खाने के लिए भी जिंदा नहीं है। आदमी रोटी तो खाना चाहता है, वो तमीज़ से खाना चाहता है। वो जो तमीज़ है ना, वो कहाँ पर है? वो तुलसी, कबीर, प्रेमचंद, और ये मैं तो हिंदी का इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ, और वो अंग्रेजी वालों के लिए शेक्सपियर में है, जॉन मिल्टन में है, ठीक है ना। फ्रेंच वालों के लिए कहीं और है, जर्मन वालों के लिए कहीं और है। तो इसलिए कि मनुष्य केवल जो है वो पेट के लिए जिंदा नहीं रहता, पशु पेट के लिए जिंदा रहता है। अब आप ये देखिए, और इसी कारण पशु का जो पेट और दिमाग एक ही लाइन में है। मनुष्य का दिमाग और पेट क्या है? एक लाइन में नहीं है। मनुष्य का दिमाग पेट से ऊपर है, दिमाग पहले है। रोटी के लिए मनुष्य क्या कर सकता है? उपवास भी कर सकता है, संयम भी रख सकता है। पशु नहीं संयम रख सकता, ठीक है ना। तो वो चीज़ों को क्या करता है? सौंदर्य पैदा करता है, सुंदरता पैदा करता है, इसकी सृजनात्मक शक्ति है। पशु ऐसा नहीं कर पाते। पशु पेड़ को पेड़ के रूप में देख रहा है, मनुष्य पेड़ को कैसे देख रहा है? दरवाजे के रूप में देख रहा है, उसकी लकड़ी को पुल के रूप में देख रहा है, ठीक है ना। उस पेड़ की हरी पत्तियों को किसी रंग के रूप में देख रहा है, उस पेड़ को फल के रूप में देख रहा है, ठीक है ना। वो पेड़ को केवल पेड़ के रूप में देख नहीं रहा है। तो ये जो देखना है, ये किस भाषा में संभव है? आपकी अपनी भाषा में संभव है, किसी दूसरी भाषा में संभव है नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब तक ये मांग नहीं बनती कि भारत के सभी जो विद्यार्थी हैं वो किस में पढ़ें? अपनी भाषाओं में शिक्षा ग्रहण करें, तब तक वो मुकम्मल आज़ादी नहीं है, तब तक वो आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं है। आप ये समझिए, हम मना सकते हैं लेकिन वो अधूरी है। अभी पूरी वो जो मुहिम हमने चलाई थी कि हम अपनी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देंगे और अपनी भाषा में न्याय देंगे और ज्ञान विज्ञान से जोड़ेंगे, वो अभी तक काम क्या हुआ है? अधूरा है। वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो और इसी कारण जब ये काम पूरा हो जाएगा, आप देखना कि आपका जो देश में लोकतंत्र भी मजबूत होगा, आपके देश में ज्ञान विज्ञान की स्थिति भी बढ़िया होगी। और एक और इसी के साथ एक बात और जोड़ दूं, कई बार कहते हैं कि शुद्धता, कि भाषा में जो शुद्धता होती है वो क्या होती है? सबसे खतरनाक चीज़ है। वैसे तो हर चीज़ में शुद्धता सबसे खतरनाक होती है, कि संस्कृति में शुद्धता नहीं होगी तो वो भी क्या हो जाएगी? भ्रष्ट हो जाएगी। यदि भाषा में शुद्धता होगी वो भी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। कैसे? इंग्लैंड के अंदर कड़ी पकौड़ा बड़ा चर्चित है, ठीक। अब कड़ी का कोई इंग्लैंड में अनुवाद नहीं है, कड़ी इंग्लैंड में बनती ही नहीं, वो कड़ी ही है। बरामदा जो है ना, भारत में है बरामदा, ठीक है ना। इंग्लैंड में बरामदे नहीं है, लेकिन जो 29 शब्द देना बरामदे के लिए, फिर बरामदा ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो भाषा हमेशा क्या करती है? अपने विकास के लिए क्या करती है? दूसरी भाषाओं से शब्द ग्रहण करती है, और लेकिन क्या करती है? अपने व्याकरण के अनुसार, ठीक है ना। जो शब्द उसके व्याकरण में फिट बैठ जाता है। ट्रेन आ गई, ट्रेन तो हिंदी का शब्द नहीं है, आ गई व्याकरण लग गया, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत बार ये शुद्धता की जो बात होती है, शुद्धता ज़रूरी नहीं है। आप अपने ढंग से अपनी बात को रखिए, बोलिए, और आप अपनी भाषाओं में पढ़ने लिखने की जो मुहिम है उसको समझिए, क्योंकि जब तक आपको समस्या समझ में नहीं आएगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो आप सब ने मुझे इस विचार विमर्श में शामिल किया और मैं अपनी बात को रख पाया। मैं आप सबका आभारी हूँ।